नमस्कार और इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम नजर डाल रहे हैं काई-फु ली की काफी चर्चित किताब एआई सुपर पावर्स पर। हाँ, ये किताब वाकई काफी चर्चा में रही है। हमारे पास इस किताब के कुछ सारांश हैं, कुछ समीक्षाएं हैं और इनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में क्या चल रहा है। बिल्कुल। और खासकर अमेरिका और चीन के बीच जो ये होड़ मची है। हाँ, वही। वो हमारी दुनिया, हमारी नौकरियों और हमारे भविष्य को मतलब किस तरह से बदल सकती है। और ये सिर्फ तकनीक की बात नहीं है ना, ये तो भविष्य में शक्ति का संतुलन कैसे होगा, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। और शायद इंसान होने का मतलब भी। हाँ, बिल्कुल। इन सब पर एक गहरा नजरिया देती है ये किताब। और काई-फु ली, जो गूगल चाइना के हेड रह चुके हैं और अब निवेशक हैं, वो दोनों दुनियाओं को, सिलिकॉन वैली और चीन, दोनों को अंदर से जानते हैं। ई के जो सबसे दमदार तर्क हैं या जो चौंकाने वाली बातें हैं उनको सामने लाएं। ठीक है। एआई असल में है क्या? ये जो नई क्रांति की बात हो रही है वो क्यों अलग है? चीन इतनी तेजी से कैसे और क्यों आगे बढ़ रहा है? और सबसे जरूरी, इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक सवाल, ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या चीज? कोई आसान सी परिभाषा। आसान शब्दों में कहूँ तो एआई मतलब ऐसी मशीनें या कंप्यूटर प्रोग्राम जो बहुत सारे डेटा से सीख सकते हैं। हाँ, पैटर्न पहचान सकते हैं, एक तरह से सोच सकते हैं और फिर इंसानों की तरह या कई बार तो उनसे भी बेहतर फैसले ले सकते हैं। अच्छा। काई-फु ली इसे सिर्फ एक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं मानते, वो इसे कहते हैं एआई क्रांति 2.0। क्रांति 2.0 मतलब जैसे बिजली ने या इंटरनेट ने दुनिया बदल दी थी, वो एआई को उसी स्केल की अगली बड़ी चीज मानते हैं, एक पूरी क्रांति। और ली का एक बड़ा तर्क ये भी है कि ये क्रांति अब सिर्फ रिसर्च लैब्स तक नहीं है, ये असल दुनिया में आ गई है ना? बिल्कुल सही। ऑर्ली कहते हैं कि 2000 के दशक के मध्य में जब डीप लर्निंग जैसी टेक्निक्स में बड़ी सफलता मिली, उसके बाद से हम खोज के युग से निकलकर क्रियान्वयन के युग में आ गए हैं, एज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। क्रियान्वयन का युग, एज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अब खोज से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन पर जोर है। एग्जैक्टली। अब फोकस इस पर है कि जो टेक्नोलॉजी पहले से है उसे असल दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैसे इस्तेमाल करे। नई नई खोज अब उतनी क्रिटिकल नहीं रही जितना कि एप्लीकेशन। यहीं पर खेल बदल जाता है। अच्छा, तो फोकस एप्लीकेशन पर है। शायद इसीलिए आजकल इतनी बातें होती हैं कि डेटा नया तेल है। इस क्रियान्वयन के युग में डेटा इतना जरूरी क्यों हो गया? हाँ, ये कहावत इस नए दौर में एकदम फिट बैठती है। देखिए, कोई भी एआई सिस्टम 3 चीजों पर चलता है: बहुत सारा डेटा, तेज कंप्यूटिंग पावर और अच्छे एआई इंजीनियर्स। लेकिन ली का मानना है कि इस क्रियान्वयन के दौर में डेटा सबसे ज्यादा अहम हो गया है। सबसे ज्यादा? क्यों? उनका एक दिलचस्प तर्क है कि अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा डेटा है तो एक ठीक-ठाक एआई इंजीनियर भी कभी-कभी दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट से बेहतर रिजल्ट दे सकता है। क्या बात कर रही है? ऐसा कैसे? क्योंकि एआई सिस्टम सीखता तो डेटा से ही है ना, तो अगर डेटा बहुत ज्यादा है तो वो पैटर्न पकड़ लेता है। ये एक तरह से क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी का मामला बन गया है। डेटा का स्केल बहुत मायने रखता है अब। ये तो सोचने वाली बात है कि ये ज्यादा डेटा औसत प्रतिभा को भी बेहतर बना सकता है। तो इस नई एआई दुनिया में इस दौड़ के मुख्य खिलाड़ी कौन हैं? सिलिकॉन वैली तो है ही, पर ली की किताब चीन पर बहुत फोकस करती है। हाँ, मुकाबला मुख्य रूप से अमेरिका की सिलिकॉन वैली और चीन के बीच ही है। सिलिकॉन वैली को हम जानते हैं इनोवेशन, नए आइडियाज, दुनिया बदलने वाले स्टार्टअप्स। बिल्कुल। दूसरी तरफ है चीन, जो एक अलग तरह की ताकत के साथ उभर रहा है। वो है किसी भी टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से लागू करने की क्षमता। उनके पास जो डेटा का विशाल भंडार है और सरकार का जबरदस्त सपोर्ट। इससे पहले कि हम चीन की ताकत को और समझें, थोड़ा काई-फु ली के बारे में जान लेते हैं कि उनकी बात इतनी अहम है, उनका अनुभव क्या है। ली की बैकग्राउंड वाकई में बहुत यूनिक है। वो ताइवान में जन्मे, अमेरिका में पढ़े, वहीं के नागरिक बने, कार्नेगी मेलन से एआई में पीएचडी की। अच्छा। फिर एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों में ऊंचे पदों पर रहे। गूगल चाइना के प्रेसिडेंट भी थे। हाँ, ये तो पता है। और पिछले कई सालों से वो चीन में सिनोवेशन वेंचर्स नाम की एक बहुत कामयाब वेंचर कैपिटल फर्म चला रहे हैं।
जो चीनी टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। मतलब वो दोनों तरफ रहे हैं। एग्जैक्टली वो सिलिकॉन वैली के कल्चर को भी जानते हैं और चीन की जमीनी हकीकत को भी। ये जो दोहरा अनुभव है यही उनके एनालिसिस को खास बनाता है। सही कहा। वो दोनों नावों की सवारी कर चुके हैं और दोनों के इंजन रूम में भी झांक चुके हैं। चलिए अब चीन पर आते हैं। ली का एक बहुत बड़ा दावा है जो थोड़ा चौंकाता भी है कि चीन एआई को लागू करने में, मतलब इम्प्लीमेंटेशन में, अमेरिका से आगे निकल सकता है, या शायद निकल भी रहा है। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आम सोच तो यही है कि चीनी कंपनियां बस नकल करती हैं। ली इस नकलची वाली धारणा को पूरी तरह से खारिज करती हैं। वो कहते हैं कि ये सोच अब पुरानी हो गई है। उनके मुताबिक एआई सुपर पावर बनने के लिए 4 चीजें चाहिए। 4 चीजें क्या हैं वो? पहला, एकदम भूखे और बेहद कॉम्पिटिटिव एंटरप्रेन्योर्स। दूसरा, भारी मात्रा में डेटा। तीसरा, कुशल एआई साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की बड़ी संख्या। और चौथा, सरकार की सपोर्टिव पॉलिसीज। ओके। ली का तर्क है कि चीन इन चारों मामलों में बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। पहले बात करते हैं उद्यमियों की। सिलिकॉन वैली वाले तो दुनिया बदलने की बात करते हैं। चीनी उद्यमी कैसे अलग हैं? ली बताते हैं कि चीनी उद्यमी ज्यादा यथार्थवादी होते हैं, मार्केट पर नजर रखते हैं, मुनाफे पर फोकस करते हैं। हाँ, वो शायद शुरुआत में आइडिया कॉपी कर लें, लेकिन चीन का इंटरनेट मार्केट इतना ज्यादा, मतलब गला काट कंपटीशन वाला है, ली उसे ग्लैडिएटर का अखाड़ा कहती हैं। ग्लैडिएटर का अखाड़ा? हाँ, तो वहां सिर्फ नकल करके आप टिक ही नहीं सकते। कंपनियों को लगातार अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना पड़ता है, बिजनेस मॉडल बदलना पड़ता है, ताकि वो अपने सैकड़ों कॉम्पिटिटर्स को हरा सकें। तो ये भी एक तरह का इनोवेशन हुआ। बिल्कुल, ये मार्केट की जरूरत से पैदा होने वाला इनोवेशन है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, मेituan का उदाहरण लीजिए। ये ग्रुप बाइंग कंपनी अमेरिकी ग्रुपॉन के मॉडल पर शुरू हुई थी, पर चीन में लगभग 5000 और कंपनियों ने भी यही मॉडल कॉपी किया। 5000? हाँ, मेituan न सिर्फ उन सबको हरा पाई, बल्कि उसने अपने बिजनेस को इतना फैलाया कि आज वो फूड डिलीवरी से लेकर होटल बुकिंग, मूवी टिकट सब कुछ करती है। आज मेituan की वैल्यू करीब $130 बिलियन है, जबकि ग्रुपॉन शायद $0.5 बिलियन की भी नहीं। बाप रे। इसी तरह WeChat है, जो सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं रहा, एक सुपर ऐप बन गया। या ड्रोन बनाने वाली DJI, जो अपने फील्ड में वर्ल्ड लीडर है। ये सब दिखाते हैं कि चीन में सिर्फ नकल नहीं, बल्कि जबरदस्त अडेप्टेशन और एक्सपेंशन वाला इनोवेशन हो रहा है। तो ये सिर्फ नकल नहीं बल्कि एक अलग तरह का मार्केट ड्रिवन इनोवेशन है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, डेटा। चीन को डेटा का सऊदी अरब क्यों कहते हैं? क्या सिर्फ ज्यादा डेटा होना काफी है? डेटा का सऊदी अरब इसलिए कहते हैं क्योंकि चीन के पास डेटा की मात्रा अविश्वसनीय रूप से ज्यादा है। वहां इंटरनेट यूजर्स अमेरिका और यूरोप को मिला दें उससे भी ज्यादा है। बाप रे। धन का एक अथाह सागर है, लेकिन ली कहती हैं कि बात सिर्फ मात्रा की नहीं है, क्वालिटी की भी है। क्वालिटी? वो कैसे? चीन का डेटा ज्यादा अमीर माना जाता है क्योंकि वहां लोगों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। मोबाइल से पेमेंट, किराने का सामान मंगाना, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना, सब कुछ ऐप से होता है। ये रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन का डेटा है। अच्छा, हाँ। इसकी तुलना में अमेरिकन डेटा ज्यादातर ऑनलाइन बिहेवियर पर आधारित है। क्या सर्च किया, क्या लाइक किया। ली का तर्क है कि ये जो रियल वर्ल्ड से जुड़ा डेटा है वो एआई को ज्यादा बेहतर सिखा सकता है। समझ गया। डेटा ज्यादा भी है और ज्यादा रियल भी है। अब तीसरा पहलू, एआई टैलेंट। अमेरिका के पास तो दुनिया के टॉप रिसर्चर हैं, है ना? तो चीन कैसे मुकाबला कर रहा है? हाँ, ये सच है कि दुनिया की जो सबसे बेहतरीन, एकदम ओरिजिनल रिसर्च करने वाले एआई वैज्ञानिक हैं, वो शायद अमेरिका में ज्यादा हैं। लेकिन याद कीजिए, हम क्रियान्वयन के युग में हैं। हाँ, एज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो ली का तर्क है कि इस दौर में गिने चुने जीनियस रिसर्चर्स से ज्यादा जरूरी है ऐसे कुशल एआई इंजीनियरों की एक बड़ी फौज का होना, जो मौजूदा टेक्नोलॉजी को समझे और उसे तेजी से लागू कर सकें। अच्छा, मतलब इंजीनियर्स की फौज ज्यादा जरूरी है। हाँ, और इस मामले में चीन का पलड़ा भारी है। चीन में हर साल कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स की संख्या अमेरिका से करीब 6 गुना ज्यादा है। 6 गुना? हाँ, और आंकड़े भी ये दिखाते हैं 2006 से 2015 के बीच दुनिया के टॉप एआई जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस में चीनी लेखकों का प्रतिशत 23% से बढ़कर 43% हो गया था।
ये दिखाता है कि टैलेंट पूल कितना बड़ा और कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो मतलब टॉप रिसर्च में आगे होना अब उतना जरूरी नहीं रहा जितना कि उस रिसर्च को इस्तेमाल करने वाले लोगों का होना। ये वाकई एक अलग नजरिया है। अब चौथा स्तंभ, सरकार की भूमिका। चीन की सरकार एआई को लेकर कितनी सीरियस है? बेहद सीरियस। 2017 में चीन की सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी नेशनल प्लान लॉन्च किया, नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्लान। अच्छा। लक्ष्य एकदम साफ है, 2030 तक एआई में दुनिया का लीडर बनना। और सरकार इसके लिए भारी निवेश कर रही है, नेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेशन कर रही है और ऐसी पॉलिसी बना रही है जो एआई कंपनियों को मदद करे। ली इसकी तुलना अमेरिका के मून मिशन से करती हैं। ये एक राष्ट्रीय संकल्प जैसा है। राष्ट्रीय संकल्प और इसकी तुलना में अमेरिका का रवैया? अमेरिका में सरकार का रवैया पारंपरिक रूप से हैंड्स ऑफ वाला रहा है। इनोवेशन प्राइवेट सेक्टर चलाता है। हाल के सालों में बेसिक रिसर्च के लिए सरकारी फंडिंग में कुछ कमी भी देखी गई है। चीन में सरकार और कंपनियां मिलकर बड़े लक्ष्यों पर तेजी से काम करती दिखती हैं। अमेरिका में थोड़ा बिखरा हुआ लगता है मामला। हाँ, कुछ वैसा ही। तो ये थे चीन के वो पहलू जो ली के मुताबिक उसे एआई की इस दौड़ में बढ़त दिला रहे हैं। उद्यमी, डेटा, टैलेंट और सरकार। अब जरा इसके बड़े असर पर आते हैं, दुनिया पर और हम इंसानों पर। सबसे बड़ी चिंता जो लोगों को होती है वो है नौकरियों की। ली इस बारे में क्या कहती हैं? ये वाकई एक बड़ी चिंता है और ली से बहुत गंभीरता से लेती हैं। उनका अनुमान काफी चौंकाने वाला है। वो कहती हैं कि अगले 15 से 20 सालों में दुनिया भर में करीब 40% तक नौकरियां एआई या ऑटोमेशन की वजह से या तो खत्म हो सकती हैं या बहुत बदल सकती हैं। 40%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। किस तरह की नौकरियां? खासकर वो काम जिनमें दोहराव होता है, जैसे डेटा एंट्री, ट्रक ड्राइविंग, फैक्ट्री में असेंबली लाइन का काम, कॉल सेंटर का काम। रूटीन वाले काम। हाँ, लेकिन ली एक और दिलचस्प बात कहती हैं। पिछली औद्योगिक क्रांतियों से अलग इस बार शायद व्हाइट कॉलर यानी ऑफिस वाली नौकरियां पहले और ज्यादा प्रभावित होंगी। अच्छा, ऑफिस वाली जॉब्स, वो क्यों? क्योंकि पैटर्न पहचानने और एनालिसिस करने वाले सॉफ्टवेयर बनाना इंसान जैसे दिखने और काम करने वाले रोबोट बनाने से ज्यादा आसान और सस्ता है। हाँ, ये बात तो है। सोचिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना, लीगल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना, यहाँ तक कि बेसिक पत्रकारिता या कोडिंग जैसे काम भी एआई तेजी से सीख रहा है। हम इसके उदाहरण देख भी रहे हैं, Amazon Go जैसे बिना कैशियर वाले स्टोर। हाँ, वो तो देखा है। फैक्ट्रियों में बढ़ते रोबोट्स या इन्वेस्टमेंट फर्मों में एआई का इस्तेमाल। ये सिर्फ नौकरी जाने का सवाल नहीं है, ये लोगों की पहचान और उनके जीवन के उद्देश्य से भी जुड़ा है। लेकिन क्या ये सिर्फ नौकरियों का जाना है या उनका रूप बदलना भी है? क्या नई तरह की नौकरियां भी आएंगी? हाँ, एंड्रू ली का मानना है कि ऐसा नहीं है कि सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। नई नौकरियां जरूर पैदा होंगी। एआई सिस्टम को बनाने, उन्हें मैनेज करने, ट्रेन करने, उनकी निगरानी करने के लिए लोगों की जरूरत होगी। जैसे डेटा साइंटिस्ट, एआई ट्रेनर, रोबोट मेंटेनर, एआई एथिक्स ऑफिसर, ऐसी नई भूमिकाएं आएंगी। और इसके साथ ही उन कामों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा जिनमें इंसानी समझ, भावनाएं, आपसी तालमेल जरूरी हैं। मतलब सॉफ्ट स्किल्स। हाँ, जैसे क्रिएटिविटी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, सहानुभूति, देखभाल करना। शिक्षक, नर्स, थेरेपिस्ट, कलाकार, रणनीतिकार, ऐसे क्षेत्रों में इंसानों की जरूरत बनी रहेगी, शायद बढ़ भी जाए। ली का एक मशहूर कोट है, एआई इंसानों की जगह नहीं लेगा। लेकिन एआई का इस्तेमाल करने वाले इंसान उन इंसानों की जगह जरूर ले लेंगे जो इसका इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, ये सुना है मैंने। बिल्कुल। तो ये एक तरह से स्किल बदलने की चुनौती है। हमें वो सीखना होगा जो मशीनें नहीं कर सकती। समाज इस बड़े बदलाव के लिए खुद को कैसे तैयार कर सकता है? क्या यूबीआई जैसा कोई आइडिया काम आ सकता है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ली यूबीआई को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। वो इसे सिर्फ एक पेन किलर मानती हैं। पेन किलर? हाँ, जो दर्द को कुछ देर के लिए दबा सकता है पर बीमारी का इलाज नहीं करता। उनका मानना है कि सिर्फ पैसा देना काफी नहीं है, लोगों को जीवन में उद्देश्य, सार्थकता भी चाहिए। तो फिर वो सामाजिक निवेश वजीफे या सोशल इन्वेस्टमेंट स्टाइपेंड का सुझाव देती हैं। मतलब सरकार उन लोगों को आर्थिक मदद दे जो समाज के लिए जरूरी काम करते हैं, भले ही मार्केट में उनकी कीमत ना हो। जैसे बच्चों की देखभाल करना, बुजुर्गों की सेवा करना, अपने समुदाय में योगदान देना या कुछ नया सीखना। इसके साथ ही लोगों को लगातार नए स्किल सिखाने,
रीस्किलिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करना होगा। ये एक अलग सोच है। और अगर हम दुनिया के नक्शे पर देखें तो इस एआई दौड़ का भू राजनीतिक असर क्या होगा? लीका का मानना है कि दुनिया एक दो ध्रुवीय एआई व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका और चीन दो प्रमुख ध्रुव होंगे। दो ध्रुव? हाँ, और इन दो देशों और बाकी दुनिया के बीच एआई क्षमताओं का फासला बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक एआई से वैश्विक जीडीपी में करीब $17.5 ट्रिलियन का इजाफा होगा। 15 ट्रिलियन है? हाँ, और इसका लगभग 70% हिस्सा सिर्फ अमेरिका और चीन को क्योंकि जाएगा। अमेरिका चीन अकेले इसमें से $7 ट्रिलियन हासिल कर सकता है। 7 ट्रिलियन सिर्फ चीन को। और जो विकासशील देश हैं उनका क्या होगा? उनके लिए ये स्थिति काफी मुश्किल हो सकती है। कई विकासशील देशों की इकोनॉमी सस्ते लेबर पर टिकी है। एआई और ऑटोमेशन से उनका ये फायदा कम हो सकता है। हाँ, ये तो खतरा है। लिए आगाह करती हैं कि ये देश एआई टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका और चीन पर और भी ज्यादा निर्भर हो सकते हैं, जिससे दुनिया में असमानता और बढ़ सकती है। साथ ही एआई का इस्तेमाल साइबर हमलों और जासूसी के लिए भी हो सकता है, जिससे देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। अगर कोई निवेशक है तो उसके लिए ली के एनालिसिस के क्या मायने हैं? भविष्य में पैसा कहाँ बन सकता है उनके हिसाब से? ली के विश्लेषण से एक बात साफ लगती है कि एआई इंडस्ट्री में एकाधिकार यानी मोनोपोली बनने की प्रवृत्ति है। मोनोपोली? हाँ, मतलब कुछ चुनिंदा बड़ी टेक कंपनियां, खासकर अमेरिका और चीन में, और भी ज्यादा शक्तिशाली और अमीर बन सकती हैं। निवेशकों को शायद ग्लोबल मार्केट्स को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। चीन को सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट समझना शायद काफी नहीं होगा। और इसके साथ ही जैसे जैसे एआई की वजह से पैसा कुछ ही हाथों में इकट्ठा होगा, समाज में धन के बेहतर बंटवारे मतलब वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए दबाव भी बढ़ेगा। ये सब सुनने के बाद मन में एक सवाल आता है, क्या भविष्य इतना डरावना है? क्या हमें एआई से घबराना चाहिए? देखिए, ली चुनौतियों को मानती हैं, पर अंत में वो आशावादी हैं। उनका मानना है कि एआई मानवता के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी है, अगर हम इसका सही इस्तेमाल करें। हाँ, तो ये गरीबी मिटाने, हेल्थ केयर को सबके लिए सुलभ बनाने, शिक्षा को बेहतर बनाने, क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्याओं से लड़ने में हमारी मदद कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर गलत इस्तेमाल हुआ तो असमानता बढ़ेगी, सर्वेलेंस बढ़ेगा और ताकत कुछ ही लोगों या सरकारों के हाथ में सिमट जाएगी। चुनाव हमारे हाथ में है। तो फिर रास्ता क्या है? लीसा का आखिरी संदेश क्या है? उनका मूल मंत्र है एआई प्लस मानवता इज इक्वल टू एक बेहतर भविष्य। एआई प्लस ह्यूमैनिटी। हाँ, वो जोर देकर कहती हैं कि हम इंसान इस कहानी के सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हम इसके लेखक हैं। हमें एआई से डरने की बजाय उसे समझने और अपनाने की जरूरत है। लेकिन साथ ही हमें उन इंसानी गुणों को और ज्यादा निखारना होगा जिनकी नकल मशीनें आसानी से नहीं कर सकती। जैसे प्यार, करुणा, सहानुभूति, रचनात्मकता, नैतिकता, आपसी रिश्ते। भविष्य तकनीक को खारिज करने में नहीं, बल्कि उसे इंसानियत के साथ जोड़ने में है। लेकिन इसमें कई मुश्किल सवाल भी तो हैं, जैसे प्राइवेसी का क्या होगा? एआई सिस्टम में अगर बायस आ गया तो अगर कोई सेल्फ ड्राइविंग कार एक्सीडेंट कर दे तो जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी और मुश्किल सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना ही होगा। अगर एआई को सिखाने वाला डेटा ही पक्षपाती है तो एआई के फैसले भी पक्षपाती होंगे, जिससे समाज में भेदभाव बढ़ सकता है। हाँ, ये तो है। प्राइवेसी एक बड़ी चिंता है, खासकर जब डेटा का इस्तेमाल लोगों पर नजर रखने के लिए हो, और जिम्मेदारी तय करने के लिए नए कानून और नियम बनाने होंगे। ली मानती हैं कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी दुनिया को मिलकर बात करनी होगी और समाधान निकालने होंगे। तो कुल मिलाकर काइफुली की एआई सुपर पावर्स हमें एआई की इस तेज रफ्तार दुनिया का एक अंदरूनी नजरिया देती है। ये बताती है कि कैसे क्रियान्वयन का युग खेल बदल रहा है, कैसे चीन एक अलग रणनीति से आगे बढ़ रहा है और कैसे डेटा अब सबसे कीमती चीज है। नौकरियों पर गहरा असर पड़ेगा और हमें अपनी इंसानी क्षमताओं, क्रिएटिविटी, सहानुभूति, आपसी समझ को पहले से ज्यादा महत्व देना होगा। हाँ, और ली का सबसे अहम संदेश शायद यही है कि भविष्य एआई बनाम इंसान का नहीं, बल्कि एआई और इंसान के साथ मिलकर चलने का है। तकनीक एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन उसे दिशा देना, उसके लक्ष्य तय करना और उसके इस्तेमाल के नियम बनाना, ये काम इंसान का है। सही कहा। यह सिर्फ दो देशों की होड़ की कहानी नहीं है,
ये इस बात की भी कहानी है कि हम सब मिलकर इन नई ताकतों का इस्तेमाल कैसे करते हैं और अपनी इंसानियत को कैसे बचाए रखते हैं। काइफू ली सहानुभूति और रचनात्मकता जैसे मानवीय गुणों पर बहुत जोर देते हैं, जिनकी नकल मशीनें नहीं कर सकती। लेकिन ये सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे एआई भावनाओं को समझने और शायद उनकी नकल करने में और बेहतर होता जाएगा, तब लंबे समय में वो कौन सी चीज होगी जो हमें वाकई में सिर्फ इंसान बनाए रखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को आने वाले समय में गहराई से सोचना होगा। बहुत गहरा सवाल है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।